दोस्तों, एक अपराधी अपने ही बुरे काम को अब कितने भी सादे तरीके से अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर छोड़ जाता है। और उसी एक छोटी सी त्रुटि की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अब बुरे काम को अंजाम देने के लिए बड़ा ही जघन्य तरीके से एक आपराधिक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि अपनी जो ज़िंदगी होती है इस बुरे काम के बाद बड़े ऐशो आराम से बीतेगी, लेकिन होता पुलिस की वजह से कुछ उल्टा है, जिसकी वजह से वह खुद एक महिला के साथ जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना बिलारी थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक अलीहादापुर देवा नगला जाना माना अब गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं बीरपाल, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 38 साल के आसपास होती है। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है सुनीता सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। लेकिन बीरपाल के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन बीरपाल जो होता है पूरे परिवार का अब पालन पोषण करने के लिए जो होता है हरिद्वार जो होता है उसी इलाके में एक फैक्ट्री होता है, अब वही मेहनत मजदूरी के लिए भी आए दिन चले जाया करते थे, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक आमदनी आ जाया करती थी, और उसी की वजह से उनका जो अपना पारिवारिक जो खर्चा होता है अब तौ तरीके से चल पाया करता था। लेकिन जब भी घर आया करते थे तो घर में आने के बाद जो होता है उनके पास कुछ खेती बाड़ी वाली ज़मीन होती है, काफ़ी सारे उसमें अब इधर सब्जियां भी होती हैं, जिसकी देखभाल करने के लिए आए दिन जो होता है जानवर सुरक्षा करने के लिए अब खेतों में भी सोने के लिए अब चले जाया करते थे। लेकिन एक बार जब आते हैं तो उस समय जो होता है मौके पर अब इधर थोड़ा बहुत अब गांव में अब धानों की मड़ाई का माहौल बना हुआ था। तो पहुंचने के बाद वह भी धानों की अब मड़ाई में लग जाते हैं। वह महीना होता है अक्टूबर का। अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब ऐसे ही 12 अक्टूबर अब साल 2025 का ही। अब जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में बीरपाल जो होता अपनी पत्नी सुनीता के अपने साथ अपने घर में तौ तरीके से खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद जो होता है जो धान का खेत होता है, अब उसी खेत में अब अपने ही धान के मड़ाई के बाद जो अनाज होते हैं उसकी रखवाली के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर चारपाई लगाते हैं और फिर वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम जो होता है अगल बगल वाले जो किसान होते हैं बीरपाल के खेत में पहुँचते देखते बीरपाल जो होता है अपने ही चारपाई पर औदे में पड़े हुए हैं, क्योंकि बीरपाल का रोज़ का जो आदत होता था अब जैसे भोर का टाइम होता तो उस वक्त सबसे पहले उठने के बाद जो होता सीधा का सीधा अपने घर जाते हैं और फिर वहाँ पर ब्रश करते, नाश्ता पानी करते, दोबारा जो होता है सूरज निकलते ही अब खेत में पहुँच जाया करते थे। लेकिन उस दिन जो होता है बीरपाल अब यह कर्म नहीं करते। तो किसान जो होते सोचने लग जाते कि आखिर बीरपाल आज अपने घर नहीं गए, तो इसीलिए बीरपाल के पास पहुँचते उनको जगाने के लिए।
कि हो सकता है रात में थके होने की वजह से बीरपाल को बड़ी जल्दी नींद आ गया हो। यही सब सोच कर किसानों के पास जब पहुंचते हैं, उनको अब जैसे हाथ लगाते तो पता चलता उनकी सांसें और उनके चेहरे और उनके शरीर पूरी तरह से अकड़न में पड़ी हुई है। अभी इस तरह का एहसास होने की वजह से किसान उसी वक्त चौकन्ने हो जाते हैं और इसकी जो सूचना होता है गांव में देते हैं। सुनीता जब खबर पाती है तो अपने बच्चों को लेकर वहीं पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जो होता है उन्हीं किसानों के द्वारा इसकी जो खबर होता है पास डॉक्टरों को लग जाता, और डॉक्टर जैसे खबर पाते हैं अब उसी चारपाई के पास पहुंचते हैं, बीरपाल के नब्ज को टटोलते हैं। उनको एहसास हो जाता कि बीरपाल के अंदर अब कोई सांसें तक की हलचल नहीं बची है और तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। इस तरह की खबर लगने के बाद पूरे गांव वाले सनक रह जाते कि बीरपाल अचानक कैसे इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। लेकिन तब तक पूरा गांव इकट्ठे होना शुरू हो जाता है। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। तो गांव के कुछ लोग होते हैं अब सुनीता को समझाते हैं कि इसकी जो सूचना होता है कैसे न तैसे कर कर आप पुलिस को दीजिए। सुनीता कहने लग जाती कि ना, हम अपने पति की मिट्टी को अब जो होता है मिट्टी में ऐसे नहीं मिलाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस आएगी तो हमारे पति के तौर तरीके से निच्छत तो करेगी और बॉडी को भी तौर तरीके से ख़राब कर कर हमें सौंप देगी। हम यह कतई नहीं चाहते। लेकिन इधर गांव वाले जो होते हैं तौर तरीके से विचार सुनीता के सामने रखते हैं। सुनीता जो होती है उनकी बातों में आती है, तौर तरीके से आती है और उसकी जो खबर होता है कैसे न तैसे कर कर अब बिलारी थाने में दे दिया जाता है। और बिलारी थाने में जब इसकी अब खबर पहुंचती तो वहाँ के जो कोतवाल साहब होते हैं उदय प्रताप मलिक जैसी खबर पाते हैं तो उसी वक्त अब मैं फोर्स को इकट्ठा करते हैं और टीम लेने के बाद चंद मिनट के अंदर अलहदापुर देवर नगला गांव जब पहुंचते हैं तो बाहर जो होता है खेत होता है, उसी खेत में देखते हैं भीड़ तो लगा हुआ है। भीड़ के अंदर भी जाते हैं, देखते हैं चारपाई है, उसी चारपाई पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बगल में एक महिला होती है, वह कोई और नहीं होती सुनीता, जो दहाड़े मारकर बच्चों के सहित चीख चिल्ला रही होती है। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटना स्थल पर कुछ महजूद साक्ष्य को जुटाती है और जुटाने के बाद पुलिस की जो टीम को वही भरोसा मिलता है कि आखिर जो होता है सांस फूलने की वजह से वहाँ पर बीरपाल की मौत हुई है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से जब बॉडी का निरीक्षण करती है और साथ में वहाँ के कोतवाल साहब उदय प्रताप मलिक और उधर गर्दन पर नज़र जैसे मारते देखते हैं कि हाँ गर्दन पर तो काले धब्बे पड़े हुए हैं और किसी दबाव के निशान। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, बीरपाल की जो मौत हुई है साधारण मौत नहीं है बल्कि रहस्यमय तरीके से बेरहम तरीके से उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस की जो टीम होती है अब यह बात वहाँ गांव के कुछ बुजुर्गों के सामने रखती है और जब रखती बुजुर्ग जो होते हैं उसी समय पुलिस के सामने ऐसी चौंकाने वाली बात करती है। इसका पुलिस की टीम वहीं दंग से पुलिस की जो टीम होती है कैसे न तैसे कर कर अब बीरपाल की बॉडी को वही पंचनामा भरती है और उठाकर अब अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन उधर कोतवाल साहब जो होते हैं उसी वक्त एक्शन में आते हैं। अब इन सब का कारण जानने के लिए अब काफ़ी गांव वाले लोगों से पूछताछ भी करते हैं। तभी गांव में रहने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं पुलिस के सामने लग जाते कि साहब इसी गांव में रहने वाला एक अंशु नाम का लड़का होता है जो काफ़ी दबंग है। अपने एरिया में उसका अपना रुतबा अलग ही है, लेकिन साहब अंशु जो होती है इधर सुनीता का ही अपना ही एक दूर का नानी लगती है। लेकिन उनके बीच जो होता है उम्र का फासला लगभग 15 साल का है, लेकिन इधर प्रेम संबंध है और इसी की वजह से सारा मामला उलझा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती चाँव से जाती कि रिश्ते भी बड़े तगड़े हैं, उम्र का फासला भी बड़ा अंतर है, लेकिन इधर मामला इतना पेचीदा या कैसे हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए अब सबसे पहले जाती है इधर अंशु को अपने कस्टडी में ले लेती है। अंशु को जब अपनी कस्टडी में लिया जाता है और ले जाकर थाने में जब पेश किया जाता है तो अंशु से पूछताछ किया जाता है तो अंशु बिना अब टाइम लगाए पुलिस के सामने लग जाता कि साहब हाँ हमने ही जो होता है इधर नाना बीरपाल की हत्या नानी सुनीता के साथ मिलकर एक प्रेम संबंध के चक्कर में किया है। यह बात पुलिस की टीम जब सुनती चौंक जाती। पुलिस की जो टीम होती है टाइम लगाए बिना सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता घर में ही जैसे पुलिस को आते हुए देखती हुआ समझ जाती है कि मामला उल्टा। उसी वक्त सुनीता के चेहरे पर हलचल मच जाती है। बस सुनीता अपनी पीठ पीछे की सच्चाई छुपाने के लिए वहाँ घड़ियाली आंसू निकालना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक वहाँ के कोतवाल साहब उदय प्रताप मलिक सामने आ जाते हैं, लग जाते कि बस करो, सारी हदें पार मत करो। एक ही बार में सुनीता नहीं समझ पाती
और लेकिन सुनीता पुलिस के इशारे को समझ जाती कि हम उलझन में फंसने वाले भागने की प्रयास करती। तब तक कुछ महिला सिपाही होते सुनीता को जाकर वहीं धर दबोचते हैं और लेकर जब थाने पहुंचते, थाने में जो होता है इधर अंशु को जब अपनी पहली नज़र में सुनीता देखती समझ जाती है और बिना टाइम लगाए सुनीता थाने में मौजूद अंशु के सामने अपने पति वीरपाल की हत्या की सच्चाई जो खोलती है। इसे सुनने के बाद लोगों के अब रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वीरपाल की जो शादी होती है साल 2008 में जाकर इधर धूमधाम तरीके से सुनीता से हो जाता है। अब सुनीता अपने पति जो होता है वीरपाल को जब पाती है तो तरीके से अपने ही घर में इधर अपने ही देवर कुंवर पाल के साथ कैसे न तैसे कर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। अब सुनीता की एक अपनी सास होती है ज्ञानकली के साथ जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने सारे जो होता है धर्म निभाना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन इसी भी जो होता है वीरपाल को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी संवारने में भी कसर नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो हरिद्वार होता है उसी इलाके में एक फैक्ट्री होता है, वहाँ पे जाकर मेहनत मजदूरी किया करता है, जिसकी वजह से उसका परिवार तौर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। अब इसी बीच जो होता है अब सुनीता और वीरपाल के बीच टोटल 5 बच्चे भी हो जाते हैं। कैसे न तैसे कर वक्त बीतता, जब खर्च बढ़ता है, खर्च की वजह से अब अपने इलाके में भी वीरपाल मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। अब करते करते कई सालों का वक्त बीत जाता है और तभी उसी गांव का रहने वाला होता है इधर अंशु जो होता है वीरपाल को ही अब नाना का दर्जा दिया करता था और नाना के नाते जो होता है और वीरपाल जो होता कभी कभी अंशु के घर भी पहुंच जाया करता था, क्योंकि अंशु के जो मामा होते हैं वह उस गांव के एक प्रधान होते हैं। उनका जो होता है अपने ही एरिया में काफ़ी बड़ा रुतबा होता है। अंशु अपने इलाके में काफ़ी जघन्य अपराधों में शामिल होने के उसके जो चर्चे होते हैं अपने थाने में मौजूद होते हैं, लेकिन उसके जो अपने मामा होते हैं प्रधान मौके पर उसको छुड़ाने में और उसके बुरे काम में सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़, जिसकी वजह से अंशु का अपने इलाके में इस तरह रुतबा बन जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी लोगों का मंडराना होता है और वीरपाल का भी यही हाल होता है। और वीरपाल का जब मंडराना बनता है तो वीरपाल के घर जो होता अंशु का आना जाना बन जाता है। और वीरपाल की जो अपनी पत्नी होती है सुनीता की उम्र जो होती है लगभग भले ही 34 साल के ऊपर होता है, लेकिन भले ही 5 बच्चों की माँ होती है, लेकिन खूबसूरती और काट मिजाजी की वजह से काफ़ी लड़के उसके दीवाने भी बन चुके होते हैं। अब इसी बीच अंशु को जब भनक लगता है, अंशु जो होता है उसी वक्त सुनीता को भी ठीक अपने ही दीवानेपन में शामिल करने के लिए लग पड़ जाता है और सुनीता बड़ी जल्दी सारे रिश्तों को तार तार करने पर लग पड़ जाती है। और एक दिन गांव के बाहर जो होता है सुनीता कुछ बकरियों को ले जाकर तालाब के पास अब चरवा रही थी, तभी उसी बीच जो होता है इधर अंशु पहुंचता है और पहुंचने के बाद वही पेड़ के पास जब खड़ा होता है तो सुनीता मौके पर वहां बैठकर कुछ गाने गुनगुना रही थी और अंशु की जो नज़र होता है जब पहुंचता सुरीली बातों का इतना तारीफ कर देता है कि अंशु की बात सुनकर वहाँ सुनीता जो होती है अपने सारे उम्र की सीमाएं नापते हुए ऐसी हंसी चुटकुले करना शुरू कर देती है कि अंशु समझ जाता है। और इसी बात को लेकर जो होता है अब अंशु और इधर सुनीता अपने रिश्ते को तार तार करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर उसी दिन के बाद जो होता है ऐसी दोस्ती का एक ऐसा रास्ता बनता है कि उसी दोस्ती की वजह से अब जो होता है अंशु का बराबर सुनीता के घर आना जाना शुरू कर देता है। बहाना तो नानी का होता है, लेकिन नहीं किसी को पता होता कि इधर बहाना अब दोस्ती का बन चुका है। और घर में आए दिन जो अंशु का इस तरह आना जाना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच जो होता उम्र का फासला भले 15 का हो। अंशु की उम्र 22 का होता है, इधर 32-35 की उम्र की नानी सुनीता के साथ इस तरह प्रेम संबंध घर में पनपता है कि बेहतर तरीके से सारे रिश्ते तार तार होना शुरू हो जाते हैं। अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन किसी के कानों में अब भनक तक नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में जब गूंजते कैसे न तैसे कर इसकी जो खबर होता है अब वीरपाल को लग जाता है। अब इसी बात को लेकर वीरपाल जो होता है अपनी पत्नी के ऊपर पहरा भी लगा देता है, जिसकी वजह से अब सुनीता का जो होता है अंशु से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ सुनीता जो होती है अंशु से मिलने के लिए पूरी तरह से पागलपंथी दिखाना शुरू कर देती है और अंशु जो होता है और सुनीता से सारी सीमाएं नागरवाने के लिए हर तरह के वादे भी खवाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच सुनीता सारे पागलपंथी की सीमाएं पार करते हुए समझ जाती है कि हमें अब जो होता है
अपने पति की पिटाई भरी जिंदगी ना देखनी ना सहनी है। यही सब सोचकर सुनीता अंशु के साथ मिलकर इधर अपने ही पति वीरपाल को अपनी राह से ठिकाने लगाने के लिए बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती है। अंशु जो होता है वीरपाल की जिंदगी को दांव पे लगाते हुए सुनीता को अपने ही गिरफ्त में लेते हुए कहने लग जाता है कि सुनीता, तुम्हें हम लेकर कुछ ऐसे पाउडर दे देंगे, उसी पाउडर कैसे न तैसे कर अपने पति के खाने में मिलाओ और फिर ज़िंदगी से अपनी जीवन बिताने का फैसला लो। सुनीता समझ जाती है और अपने घर में जाती है। गेहूं में डालने वाले जो केरोसिन होते हैं उसको तो लेती है, लेकिन उधर बच्चे लेकर केरोसिन के डब्बी को अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब वीरपाल डब्बी को देखते कहने लग जाता है कि सुनीता यह डब्बी किस लिए है। सुनीता कहने लग जाती जो गेहूँ उसमें काफ़ी सारे घुन लगे हुए हैं, बस उन्हीं को हम मिटाने के लिए लाए हुए हैं। और इसी बात को जब जवाब देना पड़ जाता सुनीता डर जाती है, कहने लग जाती है कि हमसे यह काम नहीं हो पाएगा। तो सुनीता की अब बात सुनकर अंशु सोच लेता है कि हमें कोई और तरीके से हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और सुनीता अब अंशु के ऊपर यही दबाव मारती कैसे न तैसे कर हमें अपने पति वीरपाल से छुटकारा दिलाया जाए। अब यही सब सोच साज कर अंशु और सुनीता दोनों योजना बनाना शुरू कर देते हैं। हफ्ते भर पहले जो होता है योजना को अंजाम देने के लिए अब लग पड़ जाते हैं। और तभी ठीक हफ्ते भर पहले जो होता है हरिद्वार से मौके अपने जब घर पहुंचता है तो उस वक्त धान की मड़ाई चल रही होती है। मौके पर खेतों में ही काफ़ी सारे धानों का पिटाई चल रहा होता है। और लेकिन तभी 12 अक्टूबर साल 2025 का जैसे ही रात का 8 बजे के आसपास का टाइम होता है तो वीरपाल तो अपने घर खाना खाने के लिए गया होता है, लेकिन खेत में अकेली सुनीता होती है। और सुनीता फ़ोन कर अंशु को बुलाती। फिर वहीं खतरनाक प्लान ऐसे बनाया जाता है कि वहाँ अंशु समझ जाता है कि हमें अब करना क्या है। लेकिन जैसे ही 13 अक्टूबर साल 2015 का रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो खेत में जो होता है मौके पर चारपाई डालकर अकेले ही वीरपाल काफ़ी कड़ी निद्रा में सोया हुआ था। और उसी के पास पहुंचते ही अंशु समझ जाता करना क्या है और वहीं पहुंचकर वीरपाल का गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देता है और फिर वहाँ से निकल। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में अब इस हत्या को घटना कर्म को तरीके से नाटकगिरी में तब्दील कर सुनीता कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस में शंका ऐसे बढ़ता है कि तुरंत घेरे में चढ़ जाती है। और इसी घेरे की वजह से पुलिस के सामने चंद घंटे के अंदर पूरी सच्चाई निकल के सामने आ जाता है। लेकिन थाने में जो मौजूद सच्चाई रखती है सुनीता और अंशु से सुनकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते। पुलिस की जो टीम होती है सुनीता और अंशु को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।